8 अप्रैल 2025 मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार सुबह 11:30 पर मंत्रालय में वंदे मातरम गान के साथ आरंभ हुई। मंत्रिपरिषद में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों को बिंदुवार देते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णयों में मध्य प्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना नीति 2025 स्वीकृत करना, साथ ही प्रति गाय 40 रुपये प्रति दिवस किए जाने का निर्णय एवं मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करना महत्वपूर्ण रहा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित गतिविधियों में रोजगार के नवीन अवसर, साथ ही उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाना भी महत्वपूर्ण निर्णय रहा। मंत्रिपरिषद के निर्णयों में मल्हारगढ़ दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई योजना का निर्णय एवं पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना अंतर्गत मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील की 32 ग्राम एवं मंदसौर तहसील के 115 ग्राम लाभान्वित होंगे। महत्वपूर्ण रहा। मंत्रिपरिषद की बैठक में लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रमों के अंतर्गत परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन भी महत्वपूर्ण निर्णय रहा। साथ ही मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों को पीपीपी मोड पर स्थापित करने, संशोधित निविदा प्रपत्र प्रारूप को कार्योत्तर अनुमोदन, साथ ही निविदा प्रपत्र में आवश्यक परिवर्तन करने एवं अन्य निराकरण किए जाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पीपीपी परियोजना के लिए गठित राज्य स्तरीय सशक्त समिति को अधिकृत किया जाना भी एक महत्वपूर्ण निर्णय रहा। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश की विद्युत कंपनियों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण या नगद साख सुविधा के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किए जाने की स्वीकृति दिए जाने का निर्णय भी महत्वपूर्ण रहा। संपन्न हुई है, इसमें महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस बात की जानकारी दी है कि 11 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा अशोकनगर की ईसागढ़ तहसील के आनंदपुर धाम में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में लगातार उनका आगमन मध्य प्रदेश के लिए हमेशा लाभदायक रहा है और लगातार मध्य प्रदेश के विकास से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उसको गति मिलती है। इसलिए 11 अप्रैल को उनका आगमन बड़ा महत्वपूर्ण है। 13 को केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भोपाल पधार रहे हैं, जहां पर एनडीटीवी तथा दुग्ध महासंघ के मध्य में एमओयू निष्पादित किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र में एनडीटीवी का खासतौर से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के द्वारा काम का जो उनका पृष्ठभूमि रही है, इसे उनके साथ एमओयू करके दुग्ध महासंघ के साथ मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाई जा सके, इसके लिए जो पहल की गई थी उसका जो कार्यक्रम, उससे संबंधित कार्यक्रम रविंद्र भवन में 13 तारीख को होगा। और ये खुशी की बात है कि अमित शाह जी गृह मंत्री जी उस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। प्रदोत्सव का आयोजन दिल्ली के लाल किले में होने जा रहा है। मंत्रिमंडल के सभी साथी इस दौरान वहाँ पर रहेंगे और एक एक्सपोजर, राष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर सम्राट विक्रमादित्य के जो शासन करने की, सुशासन की स्थापना का जो उनका इतिहास रहा है, उसका नाटक के माध्यम से मंचन होगा और राष्ट्रीय स्तर पर उसका व्यापक एक्सपोजर होगा। ये मध्य प्रदेश के लिए सम्राट विक्रमादित्य का उज्जैन में जिस तरीके से उनका इतिहास है, उससे देश अवगत होगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने विक्रमोत्सव का आयोजन लाल किले में करके वो भी एक बहुत ही अच्छा कदम है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, तो अंबेडकर नगर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन
होगा। मध्य प्रदेश को बड़ी उपलब्धि मिली है। राष्ट्रीय राजमार्गों में के निर्माण के लिए 4,303 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने मंजूर की है। मुख्यमंत्री जी ने उसकी जानकारी कैबिनेट को दी है आज, जिसमें ग्वालियर पश्चिम बाईपास 28.8 किलोमीटर, संदलपुर नसरुल्ला गंज बाईपास, राहतगढ़ बरखेड़ी बाईपास, सागर बाईपास, इन चारों महत्वपूर्ण सड़कों को मिलाकर 4,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय सड़क मंत्री गडकरी जी का कैबिनेट ने आभार व्यक्त किया है। एग्रो विजन मंदसौर, दमोह, मुरैना तथा नरसिंहपुर में इस वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा। किसानों की फसलों का उपार्जन के लिए सरकार कटिबद्ध है। वर्तमान में चना, मसूर, सरसों, तुअर और गेहूं के उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। समर्थन मूल्य जो तय हुए हैं उसके आधार पर 26 रुपये में जो उपार्जन हम कर रहे हैं गेहूं का, वो हमारे संकल्प पत्र की ओर बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जा रहा है। 2700 रुपये 5 वर्षों में गेहूं का उपार्जन हम करेंगे, ये तय किया था प्रति कुंटल, और अभी 1.25 साल हुए हैं और 2600 में गेहूं का उपार्जन इस वर्ष हो रहा है। कैबिनेट में पशुपालन विभाग का जो, जैसा कि आप जानते हैं कि गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में हुआ और प्रति गाय 20 रुपये देने का जो निर्णय था उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया गया है, और इससे गौशालाओं के संचालन में ज़्यादा मदद मिलेगी। वृहद गौशालाएं बने 5,000 मिनिमम गायों की, जिसको गौवंश वन विहार कहते हैं, गौअभ्यारण्य भी कहते हैं। उसके लिए पीपीपी मोड में निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करने के लिए पॉलिसी का आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है। ये गौवंश से संबंधित बातें हमारे लखन पटेल जी भी आपको बताएंगे हमारे ब्रीफिंग के बाद। और तीसरा, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, जिसका कि मुख्यमंत्री जी ने आज डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की निरंतरता के संबंध में जो प्रस्ताव आया था उसको मंजूरी दी है, और मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 14 अप्रैल को उसको हम लॉन्च करेंगे, और डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर, जो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के नाम पर था, उसको डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना के नाम पर ये योजना आगे बढ़ेगी। पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना अंतर्गत मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। ये बड़ी योजना है। 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 2,932 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। ये उसी नदी जोड़ो योजना के कारण ये सिंचाई बढ़ेगी, जो प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में नदी जोड़ो योजना का भूमि पूजन किया था। इसके लिए जो सूचकांक बढ़ाने की आवश्यकता थी, तो सूचकांक का बंधन समाप्त करके और इस योजना को मंजूरी आज प्राथमिकता के आधार पर दी गई। इसमें मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ एवं मंदसौर तहसील के 60,000 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। तो पोषित कार्यक्रम एवं इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले परियोजनाओं के परीक्षण की भी प्रशासकीय स्वीकृति आज दी गई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा था जिसको स्वीकृति प्राप्त हुई है। 2025-26 के लिए शासकीय शालाएं जितनी भी हैं हमारी, उसके गुणवत्ता के सुधार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हुआ है, अब सरकार का फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य है और रोजगार है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार हो, इसके लिए भारत सरकार का उपक्रम है एडसिल इंडिया लिमिटेड। इसके साथ
MOU साइन करने का फैसला हुआ है, जिसमें सीखने में वृद्धि की कार्यशालाएँ, सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन, कई पैरामीटर्स हैं जिस पर उनके साथ मिलके और गुणवत्ता में सुधार के कार्य को हाथ में लिया जाएगा। इसके साथ MOU होगा सर, एक बार फिर से बता देंगे। ये एडसिल है। राज्य की विद्युत कंपनियों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण, नगद ऋण सुविधा हेतु सरकारी गारंटी, कैश फ्लो बना रहे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इसके लिए समय समय पर सरकार गारंटी देती है, जिसके आधार पर वो अपने पूंजी प्राप्त करके और कामों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक तीनों वितरण कंपनियों के 24-25 से 28-29 तक प्रतिवर्ष 12,466 करोड़ रुपए की नगद साख सुविधा कार्यशील पूंजी ऋण हेतु शासकीय प्रत्याभूति ऋण अवधि तक प्रदान किए जाने का निर्णय आज हुआ है। उक्त प्रस्तावित गारंटी पर मात्र 0.5% की दर से गारंटी शुल्क दिया जाएगा। PPP मोड में खोलने का फैसला जैसा सरकार ने लिया है, और इसमें पिछली कैबिनेट में जो टेंडर डॉक्यूमेंट को मंजूर किया था उसमें संशोधन किया गया है, और अब हम 1 रुपये में 25 एकड़ ज़मीन जो भी निजी मेडिकल कॉलेज डालने के लिए आएंगे उनको प्रदान किया जाएगा। पहले ये प्रावधान नहीं था, पहले निवेशकर्ताओं को ज़मीन खुद ही अरेंज करना था, लेकिन अब हम उनको सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराएंगे 25 एकड़ और मात्र 1 रुपये में देंगे, जिससे कि अट्रैक्टिव हो जाए। हमारा इन्वेस्टमेंट का जो मॉडल है वो अट्रैक्टिव होगा तो लोग ज़्यादा उत्साह के साथ निवेश करेंगे। दूसरा, जो पहले जिला अस्पतालों को प्राइवेट डेवलपर को ट्रांसफ़र करने का प्रावधान किया गया था, उसको चेंज किया गया है। अब हमारे जिला अस्पताल एज इट इज़ रहेंगे, सरकारी नियंत्रण में रहेंगे, और सिर्फ निजी मेडिकल कॉलेज डेवलपर्स को जिला अस्पताल उनसे संबंध किया जाएगा, जिसका संचालन सिविल सर्जन भी करेंगे, और मेडिकल कॉलेज के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनकी एक कमेटी रहेगी। तो जिला अस्पताल अपग्रेड भी होगा, एडिशनल मैन पावर भी मिलेगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के JR और SR भी मिलेंगे, हमें प्रोफेसर भी मिल जाएंगे, और जिला अस्पताल में 75% निःशुल्क जो आयुष्मान कार्डधारियों को सुविधा है वो मिलेगी। तो वर्तमान में जो जिला अस्पताल है उससे सीटें बढ़ेंगी ही, और 75% जो वर्तमान में बेड हैं उससे ज़्यादा होंगे। तो इसलिए स्टेटस भी बना रहेगा, और आम आदमी के लिए जिला अस्पताल जिस प्रकार से उपलब्ध रहता है वो और बेहतर तरीके से उपलब्ध रहेगा। आज की कैबिनेट गौ माता को समर्पित रही है। 3 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, 20 रुपये से 40 रुपये, और PPP मोड में वृहद गौवंश वन विहार बनाना, और तीसरा अम्बेडकर पशुपालन विकास योजना की निरंतरता को बनाए रखना। इसके लिए लखन पटेल जी, हमारे माननीय मंत्री जी, पशुपालन मंत्री हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूं, और वो आपको इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से बताएंगे। मित्रों, मैं आज की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज की कैबिनेट, और मेरे कैबिनेट के सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज की कैबिनेट गौ माता के और दुग्ध उत्पादन के नाम पर रही। इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण फैसले, जैसे 20 से 40 रुपये वाला बताया आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो फैसला, और जो स्वावलंबी गौशालाएँ हम बनाने जा रहे हैं। जो हमारे प्रदेश की आज सबसे बड़ी समस्या है, निराश्रित गौवंश जो सड़कों पर रहता है, वो सड़कों से कैसे हटे, जो मैं बार बार पहले भी आप लोगों से कई बार चर्चा कर चुका हूँ इस विषय में। आज वो बात धरातल पर आ गई, और कैबिनेट से वो हमारा प्रस्ताव पारित हो गया, जिसमें कि हम 5,000 मिनिमम, उससे लेकर 10,000, 15,000, 20,000 गौवंश को रखने के लिए हम PP मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो भी बिडर आएगा, जो भी इन्वेस्टर आएगा, वो उसमें CNG का भी उत्पादन कर सकेगा, सोलर लगाकर बिजली भी उत्पादित कर सकेगा। यानी कुल मिला के अगर हम कहें कि इसको स्वावलंबी बनाना, और धीरे धीरे जो हम अभी 40 रुपया 20 से 40 जो किया है वो हम देंगे, तो उससे हम पूछेंगे कितने दिन तक आप लोगे उसको, जब जैसे वो स्वावलंबी हो जाए, क्योंकि उसको बनाने में लगभग हमने जो समय दिया वो 3 साल का दिया है।
लेकिन जो अच्छे लोग, ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोग होंगे, वो साल 1.5 साल में इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये आज का सबसे बड़ा फैसला है और गौ माता के लिए सबसे बड़ी सुविधा का फैसला होगा। और मुझे कहते हुए खुशी है कि इस साल अभी हम बहुत जल्दी इसका डॉक्यूमेंट निकाल करेंगे और प्रयास ये होगा कि कम से कम 5-7 जगह 8 जगह ये साल शुरू हो और इसको हम हर जिले तक ले जाएंगे, जिसमें कि हर जिले में 10,000 15,000 गौवंश जब उसमें जाएगा तो कोई भी गौवंश मध्य प्रदेश में आपको नजर नहीं आएगा। इसमें 1 साल 1.5 साल का समय लगेगा, क्योंकि बड़ा काम है और पूरा इन्वेस्टमेंट करना, उसको पूरा फेंसिंग करना, सब कुछ सेट बनाना, ये थोड़ा सा बड़ा काम है, इसलिए समय लगेगा। लेकिन मुझे आज खुशी है कि ये काम हम नीचे तक लेकर के आ पाए। दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमारी जो पुरानी 8 योजनाएं चल रही थी उनको निरंतरता दी और उसके साथ साथ उसमें एक योजना और जोड़ी गई, जिसमें कि 25 गाय या भैंस, दुधारू इकाई 25 गाय या भैंस की एक इकाई बनेगी, जिसकी लागत लगभग 42 लाख रुपए होगी। और वो 42 लाख रुपए में अन्य सभी को 25% अनुदान दिया जाएगा और SC और ST वर्ग के जो लोग इसमें लेंगे उनको 33% का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही उसमें सबसे बड़ी बात इसके अंदर एक है कि एक आदमी 8 यूनिट, यानी 25 की एक यूनिट को 8 यूनिट भी एक आदमी ले सकेगा, जिससे लगभग 200 गाय या 200 भैंस वो एक साथ अपने उससे उत्पादन शुरू करेगा। तो इससे एक तो ये होगा कि हमारा प्रदेश का दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही लोगों को रोजगार भी इससे उपलब्ध होगा, रोजगार भी मिलेगा। और ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसका जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में तय हुआ कि इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना इसका नाम रखा जाए, तो वो भी हम करने जा रहे हैं। और मुझे आज बहुत प्रसन्नता इस बात की कि मेरा सपना था कि गाय को हम कैसे हटाएं, और जिस दिन मैं पशुपालन मंत्री बना था उस दिन मुझे किसी एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था मुझसे कि इस विभाग में अगर तुमने ये काम कर लिया तो शायद ये सबसे बड़ा इस प्रदेश के लिए काम होगा। और मुझे लग रहा है कि हम उस पर शुरू हो गए और आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं इस काम को। आने वाली बहुत जल्दी इसके परिणाम देखेंगे आप सब। गौवंश की भी रक्षा होगी, खेती की भी रक्षा होगी, दोनों चीजें होंगी। उससे हम जो जैविक खेती की बात करते हैं, अभी तक बात खाद की उपलब्धता नहीं हो पाती, तो अभी एक नई तकनीक आई है जिसमें कि इसकी जब हम इसमें गोबर गैस लगाएंगे, CNG निकालेंगे, तो जो इसकी सलरी निकलेगी उससे हम खाद बनाते हैं। अभी तो कम से कम 50 दिन लगते हैं उसको खाद बनने में, और उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है वो मात्र 2.5% से 3% होती है। 1% पोटास होता है और 1% फास्फोरस होता है। नई तकनीक से हम इस खाद को 8 दिन में से 10 दिन में डेवलप कर लेंगे और उसमें कुछ चीज मिक्स करके, और उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा है वो 4 से 5 गुना हो जाएगी। यानी अगर हम उसको ये कहें कि हम जो केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं यार, उसको हम ये उपलब्ध करा करके उसको धीरे धीरे हम समाप्ति को ले जाएंगे। और जैविक खेती का बढ़ावा का जो हमारा सपना है, सरकार का जो मानना है, वो सबसे अच्छे तरीके से इसी कारण से हो सकेगी क्योंकि जब हमारी सारे हर जिले में गौशालाएं बनेगी तो लाखों गाय उसके अंदर रहेगी, तो निश्चित रूप से हमारे पास खाद की उपलब्धता होगी। और इसकी सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा नस्ल सुधार का। इसमें हमने एक प्रोविजन किया है कि जो गौवंश वहां रहेगा उसकी हमको नस्ल सुधार भी करना पड़ेगी, क्योंकि 30% जितनी भी गाय रखेगा उसमें 30% हमने अलाउ किया है कि आप दूध उत्पादन वाली गाय भी आप उसमें रख सकते हैं, क्योंकि आपको उसको स्वावलंबी बनाना है। तो वो तो रखेगा ही, साथ में उसकी जो हमारी लोकल गाय रहेगी वहाँ, उसकी नस्ल सुधार करके हम अच्छी बछियाँ तैयार करेंगे, चाहे वो हम IVF से एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट से करें या सेक्स ऑर्टेड सीमेन से करें। उसको करके हम आने वाले 5-6 सालों में आपको जो भी हमारे यहाँ का बछिया होगी या जो भी उससे पैदा होगी वो निश्चित रूप से अच्छी नस्ल, देशी नस्ल की होगी। उसको हम HF और उस पर नहीं जाएंगे, हम अपनी जो हमारी देसी नस्ल है, साहिवाल है, गिर है, कैनकथा है, जो लोकल है, उन सबको हम डेवलप करेंगे और उससे आने वाले 4-5 वर्षों में आपको हमारे पूरे प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी नस्ल की गाय उपलब्ध होगी।